Hello everyone, I welcome you all to UIS. एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज द हिंदू के डिस्कस करते हैं। आज तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें से एक टॉपिक है बायो कंप्यूटर्स का कंसेप्ट है रिलेटेड विद द ब्रेन, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज के जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एडिटोरियल एंड एक्सप्लेनर सीरीज द हिंदू के, और इसके बाद एक टॉपिक आपका एक सेशन आ जाएगा जिसमें आई एम गोइंग टू टेक फ्यू टॉपिक्स जो प्रिलिम्स एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो ये सेशन खत्म होगा, इसके तुरंत जैसे ही वो सेशन क्रिएट हो जाएगा आई विल मेक इट प्रीमियर। ठीक है, तो अराउंड 12 से पहले आपका आ जाएगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल बी रेगुलर। तो उसमें देखो कई चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर, जैसे मैपिंग चीज़ें होती हैं अलग अलग जगहों पे, मैपिंग से रिलेटेड है। कुछ वन लाइनर टाइप कंसेप्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही वीडियो के अंदर, दैट विल बी देयर। सो इस सेशन के अंदर एडिटोरियल्स हैं, एक्सप्लेनर सीरीज हैं, पूरा डिटेल में जो मेंस का है, साथ में मेंस का क्वेश्चन भी है, और जो आप लोग आंसर शेयर करते हो दैट विल आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे आज का मेंस का प्रश्न है आर्या के द्वारा जो है जो शेयर किया गया है, सो ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर जो शेयर किया गया, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप लोग को आंसर भी दिखेगा कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे लिखना है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो टॉपिक्स आज के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो बायो कंप्यूटर्स के बारे में है, फिर आपका ट्विटर स्लैक्स के बारे में, स्लैक टेक्नोलॉजी भी आज के समय में यूज़ होती है, और तीसरा टॉपिक एफसीआरए के बारे में, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसे हम कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी कॉल इट एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो दीज आर द टॉपिक। ये टॉपिक आपका है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसे हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बायो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। ट्विटर स्लैक, इसको भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वी कैन इंक्लूड। तो कल जैसे संडे का सेशन था, संडे के सेशन में स्पेसिफिकली इफ यू विल फाइंड, संडे के सेशन के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेशल इशू है वो पब्लिश होता है। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, तो आपने नहीं देखा उसको जरूर से देखें। और जो इस सेशन का पीडीएफ है, वो पीडीएफ एक फोल्डर आई हैव क्रिएटेड, उस फोल्डर में आपको पीडीएफ इज अवेलेबल, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो सकते हैं। फिर आपका मेंस का जो मेंस की बात करें तो मेंस का क्वेश्चन भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, और जो आंसर आप लोगों ने लिखा दैट विल आल्सो बी देयर। सो जीएस पेपर 1 का पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड दिस इज रिलेटेड विद द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए जिसे हम कहते हैं। अब इसके हमें जो प्रश्न पहले भी पूछा हुआ है, और अभी भी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इस एरिया में जो प्रश्न हो आपके लिए फ्रेम हो। सो इस एक्ट के प्रोविज़न वो आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस क्या क्या साइलेंट फीचर है 2010 के एक्ट में, और 2020 के अंदर जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं, वो प्रश्न आपका बन सकता है। अब इसमें स्पेसिफिकली देखा जाए तो देयर हैज़ बीन एन आस्पेक्ट रिलेटेड विथ कि कुछ इसमें मेंशनड है, एंड इंडियन सस्पेंड्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, सस्पेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो थिंक टैंक के रूप में है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ऊपर। तो उसमें एफसीआरए के तहत लाइसेंस में कुछ डिले या कैंसिल उसको किया गया है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। हमारे लिए जो टॉपिक फ्रेम होता है दैट इज़ बेसिकली पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक टॉपिक फ्रेम होता है। ये थोड़ा इमेज आपकी ये वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक फ्रेम होता है, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो क्या है कि इफ़ यू विल टॉक अबाउट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो एनजीओज जिसे हम कहते हैं, एनजीओज जो हैं बहुत सारे एरियाज में काम करते हैं, गरीबी को हटाने के लिए, हंगर को हटाने के लिए, हंगर को ख़त्म करने के लिए, ऐसे बहुत सारी जगहों में दे वर्क। जब हम एनजीओज की बात करते हैं, गरीबी ख़त्म करना है, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट एस्पेक्ट हैं बहुत सारे, उसमें एनजीओज है। और वी ऑल्सो से कि देखो जब हम अपने गवर्नेंस की बात करते हैं, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द गवर्नेंस, गवर्नेंस शुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिव। गवर्नेंस को किस तरीके से पार्टिसिपेटिव करना, मतलब इसमें सिर्फ सरकार ही गवर्नेंस ना कैरी करे, देयर शुड बी व्हाट वी कॉल इट एज अ नेटवर्क्ड अप्रोच, एक नेटवर्क अप्रोच हो टुवर्ड्स द गवर्नेंस। देयर शुड बी अ नेटवर्क अप्रोच टुवर्ड्स द गवर्नेंस। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, चाहे लोग हों, चाहे सिटीजन्स या लोग या मीडिया, डिफरेंट एस्पेक्ट भी रहे। और उसमें एनजीओ का जितना रोल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी।
वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये भी आपको हाईलाइट देखना पड़ेगा, बहुत सारी सी रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, इवन वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अगर आप देखोगे तो एनजीओस के माध्यम से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्पेस किसी देश को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो और किसी देश के लिए स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज है, तो उसमें डिले करने का प्रयास किया जा सकता है बाय यूजिंग अ सर्टेन एनजीओस। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे एनजीओस इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, देयर माइट बी फ्यू एनजीओस। इसलिए क्या है कि अगर मान लो 100 में से एक एनजीओ भी इस तरीके से काम करता है, तो हमें जरूरत पड़ जाती है कि हाउ वी शुड रेगुलेट इट, कि ऐसा ना हो सके। तो इसी के लिए आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आपका है। अब इसमें क्या है कि अगर मतलब कंट्रीब्यूशन किया जाए बाहर से, मान लो कोई पैसा दे रहा है, 100 करोड़ पैसा दे दिया और उसने कह दिया कि इस एजेंडा को चलाना है, इस प्रोजेक्ट को रोकना, इस टाइप के। तो यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको कैसे रोका जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जर्नलिस्ट, पब्लिक सर्वेंट एक्सेट्रा, किसी रॉन्ग पर्पस या फिर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही ना हो, तो उस पर चेक रखना, फॉरेन इन्फ्लुएंस को चेक रखना, इसके लिए आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। और अगर कोई इसको वायलेट करता है, सो देयर कैन बी अ जेल ऑफ 5 years, 5 साल की जो जेल है वो आपकी हो सकती है। अब इससे क्या क्या कुछ प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस बेसिकली कोई भी एनजीओ है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल एंड नॉट न्यूट्रल, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, न्यूट्रल नहीं है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ग्रांट किया जाता है 2010 एक्ट के तहत, और ये 5 साल के लिए आपका एक्ट मतलब जो 5 साल है, 5 years के लिए आपका ग्रांट किया जाता है। इसमें जो पैसा भी आपको लेना है, देयर विल बी ए सेपरेट अकाउंट, एसबीआई के अंदर एक सेपरेट अकाउंट होगा। सेपरेट अकाउंट जो पैसा आएगा, ये सेपरेट अकाउंट जो क्रिएटेड होगा, उस सेपरेट अकाउंट में मनी विल बी ट्रांसफर्ड। जो मनी है, मनी विल बी ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेट अकाउंट। आपके सेपरेट अकाउंट में पैसा जो है वो आपका ट्रांसफर किया जाएगा, मनी विल बी ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेट अकाउंट। एंड ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो जैसे बाहर से कोई पैसा आ रहा है तो वो पैसा आपका एक सेपरेट अकाउंट के अंदर जाएगा, और उसके अलावा उसमें दूसरा पैसा भी नहीं आ सकता, और स्पेसिफिकली उसी के लिए इस्तेमाल किया उसका फिर ऑडिट और ये सब भी आसान आपका हो जाता है। कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकता है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनल या रिलीजियस प्रोग्राम से रिलेटेड है, सो इट कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये जो एनजीओस है, दे आर रजिस्टर्ड विथ होम मिनिस्ट्री, उन्हें अपना एक सेपरेट अकाउंट भी डोनेशन के लिए मेंटेन रखना है। और पूरा का पूरा उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, दैट ऑडिट रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिट टू द होम मिनिस्ट्री हर साल के लिए। हर साल जो रिपोर्ट है रिलेटेड विद दैट अकाउंट वो आपका सबमिट करना पड़ेगा एवरी ईयर। सो हु आर डिबार्ड फ्रॉम रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन कौन है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते हैं? तो अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, कार्टूनिस्ट है, एडिटर है, पब्लिशर है, या जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या कोई लेजिस्लेचर का मेंबर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नॉट अलाउड कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सके। बिकॉज देखो, मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता भी है अंडर दैट कंटेक्स्ट, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक स्पेसिफिक पर्पस और एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कंट्री के इंटरेस्ट के लिए भी सही है। मान लो कोई जज हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं, इफ दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन फंड का एक्सेप्ट करना, तो दैट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑल्सो। और जो भी पैसा लेगा उसका भी एक अपना ऑब्जेक्टिव होगा, एजेंडा होगा, जिसके तहत वो काम करेगा, जो हो सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी सही ना हो। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 का है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें FCRA 20 में कहा गया कि मान लो आपके पास 100 रुपये आ रहा है, तो उसमें से मात्र 20 रुपये ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें फिर मैंडेटरी है कि अकाउंट सेपरेट आपका होना चाहिए, जैसा भी हम लोगों ने सब डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे मान लो अब 100 रुपये बाहर से आ रहे हैं, इफ़ यू आर गेटिंग 100 रुपीज़, सपोज एक एग्जाम्पल है, इस 100 रुपीज़ की जगह कोई और हाइपोथेटिकल नंबर आप डाल सकते हो। इफ़ यू आर गेटिंग 100 रुपीज़, आउट ऑफ 100 रुपीज़ 20% जो फंड है वो यूज़ किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। एंड वाइल द लिमिट वॉज 50% FCRA 2022, मतलब पहले 100 में से 50 कर सकते थे, अब 20 किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ये क्यों किया गया कि जैसे मान लो पैसा अगर बाहर से आता था, तो उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन होता तो उसको वो पैसा किसी और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन दे यूज टू शो कि अच्छा देखो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो ये क्या है कि अकाउंटेबल होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक प्रोविज़न रखा गया कि जो पैसा आपके फॉरेन अकाउंट में आएगा उसमें से 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्या है कि जो नया प्रोविज़न, इसका एम क्या है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ की जाए, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ किया जाए फॉरेन फंड के केस में। फॉरेन फंड्स इनफ्लो है, यूटिलाइजेशन है, तो उसको इंक्रीज़ किया जाए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लेकर आया जाए। इवन जो रिसिपिएंट है जो पैसा ले रहा है और जो कई डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे जो हैं एनजीओस के अंदर, तो उनके भी आधार कार्ड्स और ये सब भी सबमिट आपका किया जाएगा। इवन जो पैसा जा रहा है उसके भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे। तो पॉइंट क्या है कि हाउ वी कैन मेक जो ट्रांसफ़र है पैसे का उसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सके, जो पैसा ले रहा है उसे अकाउंटेबल कैसे किया जा सके, जो पैसा दे रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी कैसे मिल सके, इस पर प्रयास आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आपका किया गया है। ये एक ऑब्जेक्टिव आपका रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बायो कंप्यूटर्स। ये बायो कंप्यूटर्स का एस्पेक्ट है। देखो ये जो टॉपिक है ये आपका साइंस टेक के अंदर देयर कैन बी अ क्वेश्चन, साइंस टेक के अंदर आपके लिए जो प्रश्न है वो फ्रेम हो सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो है हमको लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो साइंस टेक का टॉपिक है दिस इज अगेन कई सारे एरियाज में, कल संडे का हिंदू था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, साइंस टेक का स्पेशल इशू पब्लिश होता है उस पर डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। इस सेशन के अंदर वी आर डिस्कसिंग एडिटोरियल्स एंड एक्सप्लेनर सीरीज, जो भी टॉपिक डिटेल में आते हैं, प्लस आई प्रोवाइड यू मेंस क्वेश्चन एंड ऑल्सो प्रॉपर जो आपका मेंस के क्वेश्चंस का आप लोग आंसर सेंड करते हो। जैसे आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्या ने जो आंसर सेंड किया है तो उसको वी विल डिस्कस। आप लोग भी अपने आंसर को सेंड करो, ठीक है। जैसे सिमरन है उन्होंने भी अपना आंसर सेंड किया है, एक हिंदी माध्यम में स्टूडेंट है, उन्होंने भी अच्छा आंसर लिखा है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एज वेल। इसके अलावा एक सेशन आपका इस सेशन के बाद आएगा और दैट विल बी रिलेटेड विद द प्रीलिम्स आस्पेक्ट, ठीक है। प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी चीज़ें उसके अंदर आपकी रहेंगी। उसको सिर्फ आपको अपने प्रीलिम्स रजिस्टर के अंदर रखना है। उसमें मैपिंग और ये सब चीज़ें भी आई एम गोइंग टू कवर। कई चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, फैक्ट्स आस्पेक्ट जो रहता है वो सारी चीज़ें जो है आपकी न्यूज़ में रहती है। तो आपको जैसे एक तो प्रीलिम्स बूस्टर सेशन है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जितने भी सोर्सेस हैं वो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट इंग्लिश के अंदर है। फिर आपका हिंदू है जिसमें एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट इज़ कवर्ड। एंड फिर आपका प्रीलिम्स आस्पेक्ट का जो टॉपिक्स हैं जिसमें मैपिंग और भी डिटेल ज़रूरत होती है तो वो एक ही वीडियो के अंदर आपका कवर हो जाएगा। सो दो तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे इट विल हार्डली टेक लेस देन 40 मिनट्स। और 10 मतलब अगर आप 40 मिनट्स आपके सेशन टोटल मिला के होंगे और फिर आपके पास टाइम रहेगा अराउंड 20-25 मिनट्स में आप थोड़ा सा करके और अपना नोट्स बना के एंड देन यू कैन स्टडी अदर थिंग। इसके अलावा आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, नथिंग। मतलब आपको कुछ भी करने का, फिर आप सिर्फ अपने स्टैटिक ऑप्शनल पर फोकस करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो यूआईएस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करें, सेशन को जरूर से शेयर भी करें, पार्टिसिपेशन थोड़ा सा इंक्रीज करें। आई एम होपफुल फॉर दैट। अपनी अटेंडेंस जरूर से दें, कब सेशन अटेंड करते हैं ये भी आप लोग जरूर से बताएं। ये की हैबिट आपको बनाना चाहिए। और इस सेशन का पीडीएफ आपको सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। साथ में गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करोगे सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कन्वे की है कि गूगल ड्राइव का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो लेट्स डिस्कस। देखो आज के समय में एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये थोड़ा सा एक फुटेज आप ये देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड मोर। जैसे मान लो ये आप इस देखोगे तो जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। न्यूरॉन्स मतलब आप देखो दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है नेफ्रॉन्स जो किडनी के अंदर होता है, उसका स्मॉलर यूनिट है, और एक होता है न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन के अंदर है। दीज न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्शन ही कोई चीज़ आपका ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मान लो आप कोई कोई शरीर के अंदर जो सिग्नल है वो आपका ट्रांसमिट हो सकता है। और जो आपके विचार हैं, थॉट प्रोसेस है, या आपके शरीर का जितने भी फंक्शनल है वो ब्रेन के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। और कैसे गवर्न होंगे, उसमें जो ब्रेन्स हैं तो उस ब्रेन्स मतलब जो ब्रेन्स हैं, ब्रेन्स के अंदर आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। सो यहाँ पे क्या कहा गया कि कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग की तरफ हम जा रहे हैं। वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वी आर क्रिएटिंग रोबोट्स। रोबोट्स भी हम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे जो ह्यूमन फंक्शंस हैं उसको कर सके। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बाहर जो डेटा है, आपके पास हजारों डेटा है, उस डेटा का इस्तेमाल करके मशीन क्या है, इट इज लर्निंग टू बिहेव और वर्क लाइक अ ह्यूमन।
और टू अचीव अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसे मशीन लर्निंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करते हैं। तो रोबोट्स हम बना भी रहे हैं बाई यूजिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। अब इसमें देखो एक पॉइंट क्या समझना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आज के समय में, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं इनका फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मिनी ब्रेन्स आर क्रिएटेड यूजिंग द लैब्स। ठीक है, तो मान लो मिनी ब्रेन्स हैं वो आपके क्रिएट किए जा रहे हैं, मिनी ब्रेन्स, एंड दोज मिनी ब्रेन्स कैन बी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये मिनी ब्रेन्स कैन बी इंटरकनेक्टेड विद इनपुट आउटपुट, कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्ट किया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दीज देर आर डिफरेंट मिनी ब्रेन्स, these mini brains they can be interconnected। ठीक है, they can be interconnected and इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से उसको इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, और जैसे ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है इट कैन फंक्शन इन द सिमिलर मैनर। अब इसका देखो अल्जाइमर जैसी बीमारियां होती है, जैसे मान लो जिसमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करता है। उन बीमारियों को दूर करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी है, उसने नया एरिया ऑफ रिसर्च डेवलप किया जिसे ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसके तहत बायो कंप्यूटर्स आपका डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस पे भी आपका प्रश्न आ सकता है कि व्हाट इज ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बायो कंप्यूटर अगर शब्द इस्तेमाल होगा तो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो अच्छा ये किससे रिलेटेड हो सकता है, बट ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस में थोड़ा सा डाउट आपके मन के अंदर हो सकता है। तो इसमें यही, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रेन को कल्चर करना, जो ब्रेन है, ब्रेन जैसी चीज़ों को उसके छोटे छोटे मिनी फॉर्म में क्रिएट करके, और जैसे लैब में आपने उसको कल्चर किया, बनाया, फिर उसको कई प्रकार के जो इनपुट आउटपुट एस्पेक्ट है उससे आपने जोड़ दिया, और फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा ये सब चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने के बाद कैसे थॉट प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, कई डिसऑर्डर्स को कैसे दूर किया जा सकता है, लर्निंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर एस्पेक्ट, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। फिर क्या है कि 3D कल्चर जो ब्रेन का है लैब में किया जाता है, इसे ब्रेन ऑर्गेनॉइड शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी साइज बहुत ही कम, लाइक 4 mm के आसपास है। ह्यूमन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके, देखो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गन्स को इनका इस्तेमाल करके डेवलप किया जाता है। जैसे जब ह्यूमन बहुत ही इनिशियल स्टेज में आपका रहता है, जब बेबी बनना होता है शरीर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे पहले सिंगल सेल्स होंगे, फिर वो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। देयर आर सेल्स विच कैन फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। आपका शरीर आज जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि हमेशा शरीर इसी तरीके से आपका रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो ह्यूमन ब्रेन्स हैं इसमें बहुत सारे लाइक चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसको एक तरीके से उसके जैसा डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है बाय 3D कल्चर ऑफ अ ब्रेन। मतलब लैब में उसका कल्चर करके उसको कई सारे आपका कई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल करके, एंड देन इट इज़ बीइंग यूज्ड, उसको डेवलप किया जाए। एंड यहाँ पे ये भी है कि जैसे टच है, स्मेल है, विजन है, उसके अलावा जैसे मान लो ब्रेन आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको पता है गर्म है, तो ब्रेन कह देता है गर्म है, फिर क्या रिस्पॉन्स करना, तुरंत हटाना। तो ये ऐसी चीज़ों को भी डेवलप करना, अगर हमें फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा कंस्ट्रेंट बन जाता है कि सिर्फ आपने कल्चर किया, उसको इंटरकनेक्ट कर लिया, तो इससे सफिशिएंट नहीं है। ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ आप टच कर रहे हो तो वो गर्म है कि नहीं, ये ब्रेन बता देता है कि आपको पीछे हटना है, हाथ हटाना है, तुरंत हटाना है, ये एक बड़ा फैक्टर है। फिर क्या है कि ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, सो जो कि उसको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। बट ऐसे कंटेक्स्ट में, या ये जो लैब के अंदर ऑर्गेनाइड्स या जो बायो कंप्यूटर्स डेवलप किया जा रहा है, उसमें ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का अ, किसी भी प्रकार का जो किसी भी प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं है। सो दिस ऑर्गेनाइड्स को मशीन लर्निंग के थ्रू आपका कनेक्ट करना फॉर एग्जांपल, फिर ईईजी का इस्तेमाल करना। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ब्रेन को भाई कई प्रकार के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना। जैसे मान लो ये ब्रेन है, फिर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना, डेटा जो जनरेट होता है उसके माध्यम से नए ऑर्गेनॉइड्स डेवलप करना। ऑर्गेनॉइड्स जो अभी हमने डिस्कस किया कि लैब के अंदर आप मिनी ब्रेन्स ऐसे क्रिएट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है प्रयास आपकी की जा रही हैं। अब कई प्रकार के, जैसे मान लो कि जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूरॉन्स जैसे ये जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये शो किया था, सो ये न्यूरॉन्स है, सो ये न्यूरॉन्स कई प्रकार के इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो इसको भी रिकॉर्ड करना थ्रू इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर यू आर ट्राइंग टू स्टडी अच्छा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन क्या फंक्शन कर रहा है, किस स्थिति में न्यूरॉन कैसे फंक्शन करता है, कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं। जैसे ये देख रहे हो ना, ये सिग्नल्स ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आपके ट्रांसफ़र होते हैं, जनरेट होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में
रखना है। सो ये चीज़ आपकी फोकस की जा रही है। सो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स दे कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड यूजिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स की बात करें, जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स हैं स्टेम सेल्स का माध्यम से उसको डेवलप किया जा सकता है। एंड स्टेम सेल्स के माध्यम से डेवलप किया जा सकता है ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को। एंड जो डेटा आपके पास है उस डेटा के माध्यम से उसे और रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। और इसके माध्यम से हमारी जो मेमोरी है, लर्निंग है, जो हमारे बिहेवियर एस्पेक्ट है, उस चीज़ को भी अगर कुछ उसमें डिसऑर्डर किसी भी प्रकार का तो उसको भी दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जीएस पेपर 3 साइंस टेक का एक टॉपिक, एक टर्म यूज्ड है जिसे हम कहते हैं स्लैक। स्लैक क्या है? ये एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है जो कि इस्तेमाल की जाती है जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे मान लो ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैं, सो उन्हें कम्युनिकेट करना है, कोई इंडिया में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सो कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसे स्लैक एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। सो यहाँ पे सारी जानकारी होना जैसे अपने टीम लीडर से मिलना, मीटिंग फैसिलिटेट करना, रिसोर्सेज को रिलोकेट करना, तो इसके लिए फिर जो स्लैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिल्ली, मुंबई ऑफिसेस है, मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आपका चल रहा है, तो उस वैसी स्थिति में स्लैक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लैक क्या होता है, रिसेंटली जो न्यूज़ में है, तो स्लैक बेसिकली क्या है। सो अभी खास तौर से देखा जाए कि बिकॉज इट इज़ नॉट फंक्शनिंग एंड इससे कि जो ट्विटर का वर्किंग है दैट हैज़ बीन अफेक्टेड, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे ये आप मतलब हाईलाइट कर सकते हो। इवन जैसे मान लो वर्क फ्रॉम होम है एंड कम्युनिकेशन के लिए स्लैक पर निर्भर पूरे तरीके से करता है। टर्की सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आ गया, स्लैक जो है वो पूरे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो कम्युनिकेशन टूट गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट अगेन कि किस तरीके से हम जो है उसको डेवलप करें, अगेन किस तरीके से हम आगे, मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो है वो करें। ठीक है, आपको अपना आंसर जो है पोस्ट करना, लास्ट में आपको मेंस का क्वेश्चन आई विल गिव। सौरभ पांडा अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो प्रश्न मैंने आपको दिया था, रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये प्रश्न आपका है, तो इसमें एक चीज़ तो आपको वर्ड्स देखने हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फिर क्लीन एनर्जी में हेल्थ के एस्पेक्ट में पावर्टी, एनर्जी पावर्टी, क्लीन एनर्जी पावर्टी। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब आप, जैसे इसमें कंटेंट ठीक ठाक है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो शब्द को जोड़ा गया है, एक रिन्यूएबल एनर्जी और एक वुमेन एम्पावरमेंट को। तो रिन्यूएबल एनर्जी और वुमेन एम्पावरमेंट दो चीज़ों को लिंक किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये तीन चीज़ें आपकी रहती हैं। आपको देखना है कि कैसे, मान लो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको अचीव करने से या वुमेन उनको वो एक्सेस कर सके, तो इससे क्या होगा, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपका होगा। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तो सोशल एम्पावरमेंट होगा। तो इसमें फिर आप कुछ एग्जांपल्स जो है वो कोट कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो जैसे अब ये आंसर आर्या का है। ठीक है, कई बार मैंने आंसर शेयर भी किया, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट है सिमरन है, उन्होंने भी आंसर लिखा है, लेकिन उसमें उन्होंने जो लास्ट के दो पैराग्राफ, पहला स्टार्टिंग का पैराग्राफ है तो ऑफ द टॉपिक है। देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें डायरेक्टली जो पूछा है ना उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ये याद रखना। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है डायरेक्टली वो लिखना स्टार्ट कर दो जो पूछा गया है, इधर उधर का आपको कुछ भी नहीं लिखना। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो, बट हाँ जैसे देखो प्रश्न ये आपका जो भी हो वो टू द पॉइंट हो, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ठीक है, टू द पॉइंट हो। अच्छा, आप सेशन को जरूर से शेयर करें, ये जरूर से है, और अपने आंसर को जैसे पोस्ट करो सौरभ पांडा अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर से कर लें। ठीक है, पीडीएफ पूरे उस एक साथ ही हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़े, मेरे द्वारा भी कोर्स है जो कि आपका चल रहा है, एडवांस कोर्स, कल 5th क्लास आपकी हो गई है। एंड अभी 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है, और 4th मार्च इसका लास्ट डेट था, तो आई होप आप लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया होगा। 7 डेज का ट्रायल है, और ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SPLIVE। तो यहाँ पे APFC का भी एक आपका वैकेंसी बहुत बड़ी निकली UPSC की, तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। कोड हर जगह जो आपको यूज़ करना है अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, दैट इज़ SPLIVE। देखो अनअकैडमी से जब आप जुड़ते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, टॉप एजुकेटर के जो कोर्सेस हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लाइव क्लासेस कर सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आप लाइव देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मेंस का प्रश्न आप देख लो,
टारगेट मीन्स 2023 में व्हाट इज बायो कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। बायो कंप्यूटर क्या है, इसके अनुप्रयोग को समझाना। 10 मार्क्स में आपको लिखना है, ठीक है। आपको अपने आंसर सेंड करना सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अभी प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे विद इन, जैसे सेशन कंटेंट क्रिएट हो जाएगा आई विल रिकॉर्ड एंड अपलोड द वीडियो। तो आप लोग उसको जरूर देखें, 12 बजे से पहले आपको वो टॉपिक, वो जो सेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।